आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं रिसीट का टॉपिक। रिसीट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सपेंडिचर के ऑपोजिट काम करता है और ये कुछ टाइप्स का होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं स्टूडेंट्स कि रिसीट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम रिसीट के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ध्यान से समझते हैं इस क्लास को। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा रिसीट रहेगा और याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है, रिसीट। कई स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस करते हैं, रिसीप्ट बोल देते हैं, यहाँ पे पी भी लगा हुआ है स्पेलिंग में, तो आप ऐसी गलती मत करना, इसको बोला जाता है रिसीट। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट गुड्स और सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स दो तरह से पैसा आता है, या तो उसी समय हमको पैसा मिल जाता है या कुछ समय बाद पैसा मिलता है। हमने सामान बेच दिया, या तो देने वाला जो होगा वो पैसा उसी समय दे देगा या थोड़े समय बाद देगा, तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड। देखो रिसीव्ड यहां पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी हो चुका है। और रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे पीछे एबल लगा हुआ है। तो मैंने आपको जब बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था तो आपको बताया था जब भी एबल लगा हो तो समझ जाना कि जो इसके आगे वर्ब है, मतलब रिसीव करना एक वर्ब होता है, तो इस वर्ब को फ्यूचर में किया जाएगा, अभी नहीं हुआ। तो रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं आया, लेकिन दोनों को हम रिसीप्ट मान के चलेंगे। ठीक है, रिसीप्ट मान के चलेंगे, रिसीट मान के चलेंगे, बिल्कुल सही है, रिसीट मान के चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे इस तरह से आपको इस चीज को समझना है कि जब भी पैसा आए तो हमको उसको रिसीट मानना है, और जब भी पैसा जाए तो उसको एक्सपेंडिचर मानना है। हालांकि जो आज का टॉपिक है सिर्फ रिसीट है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इतना दिमाग में समझ लो कि जब भी मैं आपको रिसीट शब्द बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि पैसा आएगा, कुछ जाएगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, हालांकि सामान जाएगा लेकिन पैसे की बात हो रही है, तो पैसा तो आएगा, बाकी कुछ जाता है तो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब कई बच्चों का आज खून बनेगा क्योंकि पैसा आता देख क्या होता है, खुशी होती है ना, तो खून हमारा बढ़ता है। तो हालांकि असली में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी से सोच के चलो तो हो सकता है कुछ दिनों में आए। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड। तो हमको पता है सेल्स ऑफ गुड्स करने से जो अमाउंट मिलेगा उसको रिसीट बोलेंगे। ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। और गुड्स किस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुड्स वो चीजें होती हैं जो कि हम बिजनेस करने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब हर किसी बिजनेस का एक मेन प्रोडक्ट होता है ना, कोई एक मेन प्रोडक्ट होता है जो उसको बेच के वो पैसा कमाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। अब वो जो मेन प्रोडक्ट है या तो वो बना बनाया मिलेगा आपको ऑलरेडी, अगर सेलिंग एंड परचेज बिजनेस हुआ आपका तो आपको एक जगह से खरीदना है बना बनाया प्रोडक्ट और दूसरी जगह बस भेज देना है। एक्सपोर्टिंग का काम में भी यही होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी यही काम करते हैं। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है जिसमें आपको रॉ मटेरियल खरीदना होता है और उससे कुछ बना के आपको सेल करना होता है। तो ये दो तरह के बिजनेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर गुड्स जो हो गए, जो भी मेन काम है हमारा बिजनेस का वो करने में, जो हमने सामान लिया है उसको करने में जो सामान लिया है उसको बोलते हैं गुड्स। क्लियर? करंट एसेट्स होती है, एक साल में चेंज होती है, एसेट्स का पार्ट बढ़ा है नहीं बढ़ा, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स हो गया। दूसरा अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखो ओल्ड फर्नीचर को अगर मैं बेचूं तो वो मेरा काम नहीं है ओल्ड फर्नीचर बेचना। हाँ, अगर मेरी कंपनी फर्नीचर बेचने की है तो वो मेरा काम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं किसी को ओल्ड फर्नीचर क्यों बेचूंगा? सोचो, ओल्ड फर्नीचर तो भाई कबाड़ी को जाएगा ना सीधा। तो ओल्ड फर्नीचर मेरा काम नहीं है, ओल्ड फर्नीचर बेचना मेरा काम नहीं है, लेकिन उससे जो पैसा आएगा उसको मैं रिसीट में काउंट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो रिसीट बेसिकली जब भी पैसा आएगा, जब भी पेमेंट आएगी तो उसको रिसीट बोलते हैं। अब यहां पे टाइप्स ऑफ रिसीट जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि रिसीट जो है वो कितने तरह की होती है, और इन दोनों को भी हम अलग अलग रिसीट में क्लासिफाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, ये जो टॉपिक है कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट का, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इससे भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा जाता है।
लेकिन उसका भी बेस जो बना हुआ है वो यहीं से बना है। इसी वीडियो से आपको वो भी समझ आ जाएगा, हालांकि उसके बारे में अगली वीडियो में मैं ला ही रहा हूं, जो पूरा कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, ये दो तरह की रिसीट होती है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फर्क है स्टूडेंट्स, पहले तो याद कर लो, उसके बाद मैं पॉइंट्स पे आता हूं। पहला फर्क देखो, कैपिटल के बारे में बता रहा हूं। पहले हमारे पास पैसा आया, रिसीट मतलब पैसा आना, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट लिखा है, देख लो कैपिटल रिसीट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा आया। लेकिन जब वो पैसा आया तो हमारी एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ा। क्या बोला मैंने? कि जब वो पैसा आया तो कंपनी की एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। वही दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? पैसा आया, रिसीट लिखा है तो पैसा तो आएगा, पैसा आया लेकिन कंपनी की एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? ठीक है, याद कर लो, समझाऊंगा अभी, समझाऊंगा अच्छे से, इतना याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है? एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, कैपिटल रिसीट जब भी होगी तो वो कई सालों में एक बार होगी, रिपीट नहीं होती है वो। उसका नेचर होता है नॉन रिकरिंग नेचर। ठीक है, क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर। वो क्योंकि वो हमारा बिजनेस नहीं है ना, तो इसीलिए नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, इसीलिए कई साल में या कई दिनों में एक बार रिपीट होती है और जानबूझ के नहीं की जाती, ये मजबूरी में आके की जाती है, या हो सकता है कि आगे फाइनेंशियल ग्रोथ हमको करनी हो कभी फ्यूचर में, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो आपको समझना है कि ये रिकरिंग नहीं होती है, ये कई साल में एक बार होती है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट की अगर मैं बात करूं तो ये रिकरिंग होती है, इसका फिक्स्ड होता है कि इतने दिनों बाद ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बोलोगे सर समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब तो हम भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपसे एग्जाम्पल लेता, अगर आपकी आवाज सुन सकता, तो फिलहाल मैं ही आपको एग्जाम्पल दे देता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इसको मैं समझाऊंगा भी डिटेल में। कैपिटल रिसीट, चलिए एक बार पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। रिसीट विच अफेक्ट्स द एसेट और लायबिलिटी ऑफ द फर्म, रिसीट्स विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। क्लियर? तो ये सिंपल पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये है रिकरिंग इन नेचर। अब एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिसीट के एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट, कोई भी एसेट मुझे बेचनी पड़ गई तब भी तो पैसा आएगा ना, भले ही मेरे हाथ में से एसेट चली गई लेकिन पैसा तो आ रहा है। हमको मेन फोकस कहां रखना है? पैसा आने पर। तो पैसा आ गया, एसेट चली गई। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी एसेट मान लो, फिलहाल के लिए चलो यही मान लेते हैं, ओल्ड फर्नीचर था ना, ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर जब भी होता है तो हमारी एसेट होता है। तो इसको जब ये बाहर भेजा जाएगा, इसको मैं बेच दूंगा, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? जो एसेट होगी वो कम हो गई ना, एसेट कम हो गई तो पड़ गया एसेट पे फर्क। इतना क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, क्या मैं रोज ओल्ड फर्नीचर बेचूंगा? क्या मेरे रोज या हर एक हफ्ते में या हर महीने में ओल्ड फर्नीचर बेचूंगा, या साल में कभी कभी बेचूंगा? भाई साल में कभी कभी बेचूंगा, मैं तो कई साल बाद बेचूंगा, क्योंकि भाई सोफा सेट होता है ऑफिस में, कौन कौन से फर्नीचर होते हैं? टेबल होती है, चेयर्स होती है, सोफा सेट होते हैं, और एक दो चीजें हो गई एक्स्ट्रा जो आप कुछ भी मान के चल सकते हो, कई साल चलते ही नहीं चलते, तो नॉन रिकरिंग रहेंगे ना वो। तो इसका मतलब उसको मैं जल्दी जल्दी नहीं बेच रहा। तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? नॉन रिकरिंग। यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो ये तो कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, एसेट वाला तो समझ आ गया, लायबिलिटी वाला भी समझाता हूं। रिसीट्स फ्रॉम बोरोइंग। अब स्टूडेंट्स कभी कभी मजबूरी में, मैंने आपको बताया था ना मजबूरी में करना होता है। देखो ये ओल्ड फर्नीचर भी मजबूरी में बेचना पड़ा, क्योंकि ये पुराना हो गया। कौन बेचना चाहता है फर्नीचर? तो पुराना हो गया, इसीलिए मजबूरी में स्टेप लेना पड़ा। बोरोइंग्स, रिसीट्स फ्रॉम बोरोइंग्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? उधार लेना। क्या मतलब है? उधार लेना। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, हालांकि पैसा तो आ रहा है ना।
भले ही हमारे ऊपर उधार चढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पैसा आ रहा है, तो उसको मैं कैपिटल रिसीट में काउंट करूंगा, मतलब रिसीट में काउंट होगा, हालांकि उसको क्लासिफाई करते टाइम मैं कैपिटल में रखूंगा। क्लियर? तो एक चीज समझो, इस वाले एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? भाई जब उधार लोगे किसी से तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, है ना। एक्सटर्नल आदमी से उधार लोगे, किसी भी थर्ड पर्सन से उधार लोगे तो लायबिलिटी बढ़ती है, उसको हमको देना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो सही हो गया कि एसेट या लायबिलिटी में से किसी एक पे फर्क डालती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, क्या रोज उधार मिलेगा मुझे कहीं से? जगह बता दो, मैं आज ही पहुंच जाता हूं सामान लेके। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे रोज उधार लिया जाए और दिया जाए, है ना। तो ये जो नॉन रिकरिंग वाला पॉइंट है वो भी इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर बोरोइंग्स में रोज नहीं होगा तो ये भी नॉन रिकरिंग है, तो इसको भी हम कैपिटल रिसीट, मतलब इस वजह से भी इसको कैपिटल रिसीट में डाला जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट इसने पास कर लिए, तो इसका मतलब इसको भी मैं कैपिटल रिसीट बोल सकता हूं। एसेट का एग्जांपल मैंने दे दिया, देखो ये सेल ऑफ एन एसेट, मतलब वो वाला एग्जांपल आप लिख लेना, और लायबिलिटी का भी एग्जांपल मैंने दे दिया। तो दोनों एग्जांपल समझ आ गया आपको? आगे और एग्जांपल्स करेंगे, जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट पे आते हैं, रेवेन्यू रिसीट। सो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अब भाई सीधी सी बात है, सेल ऑफ गुड्स मतलब सामान बेच दिया, भाई सामान बेचा है, तो क्या मेरी एसेट और लायबिलिटी पे फर्क आएगा? स्टूडेंट्स देखिए, सामान बेचना, अभी आप जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद जब आप जर्नल एंट्री करना सीखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि जब भी सामान बेचा जाता है तो एक अकाउंट खुलता है सेल्स का, ठीक है, सेल्स अकाउंट खुलता है, और सेल्स को इनकम में डाला जाता है, इनकम, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इनकम में डाला जाता है सेल्स को। इनकम में मतलब एसेट वाले पार्ट में नहीं डालते, सेल्स जो हुई है उससे पैसा आया, कोई हमारी एसेट नहीं बढ़ी है, या वो इतनी बड़ी कोई एसेट नहीं थी। एसेट बेसिकली उन चीजों के लिए यहां पे यूज किया गया है जो कि हम ऑफिस यूज के लिए रखते हैं। यहां पर जो गुड्स रखे हैं इसको तो बेचना ही है मुझे, तो इसको मैं अपनी एसेट थोड़ी समझूंगा, इसको तो बेचना है, तो जितना बेचूंगा उसको रेवेन्यू में डाला जाता है या इनकम में डाला जाता है, याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ये गुड्स बाहर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है इस ट्रांजैक्शन में ना ही एसेट पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही लायबिलिटी पे कोई फर्क। क्लियर? लायबिलिटी से तो दूर दूर का पाला नहीं है, क्योंकि हमको सामान बेचना है तो हमारे ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ रहा, तो लायबिलिटी तो छोड़ ही दो, लेकिन एसेट भी नहीं समझेंगे इसको, क्योंकि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये सेल ऑफ गुड्स है जो कि हमारा काम है, इससे जो भी पैसा आएगा उसको हम अपनी इनकम समझेंगे, इनकम में जाता है वो। क्लियर? अच्छा, तो पहला पॉइंट तो इसने पास कर लिया कि दोनों पे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा पॉइंट पास होगा। अच्छा ये बताओ कि क्या सेल ऑफ गुड्स मैं रोज करता हूं या कई साल में एक बार सामान बेचूंगा अपना? कंपनी बंद करवानी है, कई साल में एक बार बेच के। सो स्टूडेंट्स यहां पर दूसरा पॉइंट भी चलेगा कि रिकरिंग इन नेचर होता है, और ये लगातार होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो रोज ही सामान बेचती हैं, आपको पता ही होगा। अगर रोज नहीं तो चलो 2-3 दिन छोड़ के सामान बेच देंगी या हफ्ता भर छोड़ देंगी, ठीक है। तो इसीलिए दोनों पॉइंट्स इसने क्लियर कर लिए, तो स्टूडेंट्स ये हो गई रेवेन्यू रिसीट। चलो सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, रिसीट फ्रॉम रेंट इंटरेस्ट। अच्छा, रेंट क्या हो गया? ये रेंट हमने दिया नहीं है, वो वाला मत समझना स्टूडेंट्स। कभी कभी एक कंपनी का ये भी काम होता है कि वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो वो दूसरों को काम करने के लिए प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, तो उसको उसके बदले में रेंट मिलता होगा, जाहिर सी बात है। तो रेंट मिल रहा है, तो रेंट जब मिलता है स्टूडेंट्स, उसको भी हम कहां पे डालते हैं? इनकम में ही डालते हैं, ठीक है ना। जब भी रेंट होगा तो उसको इनकम में डाला जाता है, इसको एसेट मत समझ लेना। वो हमारी प्रॉपर्टी लेके भाग नहीं जाएगा जो आप अपनी एसेट कम करने बैठ गए हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब एसेट हमारी वहीं पे है, एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लायबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लायबिलिटी तो दूर दूर तक, क्योंकि हमारी ही प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रेंट हो गया स्टूडेंट्स, अच्छा तो पहला पॉइंट तो इसने क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट, रिकरिंग इन नेचर है या नहीं है? भाई जाहिर सी बात है रिकरिंग इन नेचर है, हर महीने मुझे रेंट मिलेगा,
और जितना अमाउंट का मिलेगा वो भी मुझे पता होगा। तो स्टूडेंट्स ये रिकरिंग इन नेचर में आता है। सिर्फ रेंट ही नहीं, अगर किसी चीज पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, आपकी कंपनी ने किसी बैंक में एफडी करा रखी है या किसी और कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पर आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट अगर मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो वो इंटरेस्ट भी रेवेन्यू रिसीट में आएगा। बिल्कुल रेंट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, उसमें कुछ नया नहीं है। क्लियर? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों रिसीट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं विद एग्जांपल्स। हालांकि ये जो रिसीट है इनके बारे में डिटेल में आपको 12th क्लास में भी आएगा। 12th क्लास की जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे उसमें भी आएगा, अगर जिन स्टूडेंट्स के पास है। उसमें बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर है ये रेवेन्यू रिसीट वाला और कैपिटल रिसीट वाला, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल अकाउंट्स में इस पे क्वेश्चन पक्का आते हैं स्टूडेंट्स। इन ये जो डिफरेंस है इसको भी लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी पे मार्क्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको रिसीट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो रिसीट में वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जब हमको पैसे मिलते हैं। जब पैसे जा रहे होते हैं वो रिसीट में मत डाल देना गलती से, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का रिसीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया। सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें मैं एक्सपेंडिचर का पार्ट लेके आऊंगा और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।